सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ये आपका इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोड है BHDC 102, जो कि आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। जिसके इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे इस सेशन को, जो कि आपके एग्जाम के बेस पे ये सेशन मैं रखा हूँ। और इसके फर्स्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस को पहले ही कवर कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके पर्टिकुलर अपने इन क्वेश्चंस के वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज के सेशन के अकॉर्डिंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी निबंध के विकास पर लेख लिखिए। हिंदी निबंध के विकास पर देखो, निबंध जो है नव जागरण की चेतना को, यानी कि नया एक जागरण की चेतना को जगाने का काम किया हिंदी का निबंध। ठीक है, और आधुनिक काल में सबसे फैला हुआ और प्रसिद्ध व्यवस्थाओं का रूप माना जाता है हिंदी निबंध। ठीक है, भारतेंदु युग से लेके आज के युग तक जो है हिंदी निबंध को है प्रायोरिटी देने को देखने को मिलता है। ठीक है, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हिंदी निबंध जो है हमारे व्यवस्थाओं का एक ऐसा स्वरूप है जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी निबंध हमारे जीवन में तर्क संगत के अनुसार देखने को मिलता है। ठीक है, पहले लोग जो थे शिक्षित नहीं हुआ करते थे, यानी कि शिक्षित नहीं हुआ करते थे। उस स्थिति में जो है हिंदी निबंध को जोड़ने के कारण क्या है, लोगों में सूझबूझ और समझने की शक्ति की उत्प्रेषित व्यवस्था में विकास हुआ। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हिंदी निबंध के कारण जो है हमारे जीवन में एक नई सोच व्यवस्था, एक नई संरचनाओं का उत्पन्न हुआ। इसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि हमारे इच्छा के अनुसार हम अपने बातों को प्रकट करने में सक्षम बन पाए। ठीक है, तो हमारा हिंदी निबंध को तीन कालों में बांटा गया है। तो हमारा पहला काल आता है भारतेंदु युग। ठीक है, जो कि आपका 1873 से लेके 1900 तक ये आपका युग माना जाता है। देखो, इस युग का जो नामकरण है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इस युग का नामकरण हुआ है, भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनका जन्म आपका 1850 माना जाता है। तो इस युग का जो काल या फिर टाइम पीरियड देखने को मिलता है कि इनके जन्म से ही माना जाता है। ठीक है, अगर लोगों की कृतियों की बात की जाए, यानी कि लोगों के विचारों की बात की जाए और फैसलों की बात की जाए, तो इसमें आपके अलग अलग जो बोल सकते हो लेखक आए जिन्होंने हिंदी निबंध को आगे बढ़ाने का काम या फिर कार्य किया था। जिसमें आपके मुल्ला, पंडित, वैदिक और बोल सकते हो धर्म कांड या फिर अलग अलग बोल सकते हो कि पुजारी वगैरह सभी प्रकार के बोल सकते हो इस युग में अपना उद्देश्य के रूप में हिंदी को आगे बढ़ाने और हिंदी निबंध का परिवर्तन करते हुए अपने आप में आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि हिंदी निबंध जो है ना भाई, सिंपल लैंग्वेज और सरल भाषाओं का रूपांतर स्वरूप था। ठीक है, जिसके अंतर्गत लोगों को समझने और अब बोलने में आसानी हुआ करती थी। ठीक है, इसीलिए हिंदी निबंध जो है हमारे भारतेंदु काल में बड़े पैमाने पे अपनाया गया, जो कि आपके बाल कृष्ण भट्ट और बहुत सकते प्रताप नारायण मिश्र इत्यादि लोगों के निबंधों का श्रेय इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और नाटकीय पर्दा पर बात की जाए तो हिंदी निबंध का उल्लेख प्रचंड अवस्था में देखने को मिलता है। तोताराम, उसके बाद ज्वाला प्रसाद, उसके बाद जगमोहन सिंह इत्यादि लेखकों का जो स्वरूप है हिंदी निबंध के रूप में योगदान रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा भारतेंदु युग जो कि कंप्लीट होता है। क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद हमारा द्विवेदी युग आ जाता है। द्विवेदी युग यानी कि बोल सकते हो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही इस युग का नामकरण देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल सकते हो 1900 से लेके 1920 तक का इस युग का स्वरूप देखने को मिलता है, यानी कि 1920 तक, यानी कि 1920 तक ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस युग में भी जो है ना, द्विवेदी युग में जो लेखक हिंदी में निबंध क्या करते हैं, रचना क्या करते थे, तो इस युग के जो लेखक थे ना, उन द्विवेदी भारतेंदु युग के या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भारतेंदु युग के लेखक के द्वारा हिंदी को अपनाया गया था ना, तो द्विवेदी युग के लेखक है ना, उन लेखकों को समर्थन किए थे। ठीक है,
यानी कि उनके लेखन क्रिया को उन्होंने समर्थन किया और अपनी रचना जो है द्विवेदी युग के जो लेखक थे, अपनी रचना में उन्होंने भारतेंदु युग के लेखकों का समर्थन करते हुए इन्होंने अपना अपनाने लगा। देखो जैसे कि यहाँ पे बाल मुकुंद नंद गुप्त जो है इसमें आपके माने जाते हैं सर्वोपरि, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं अलग अलग जो लेखक हैं उनके रचनाओं के रूप में यहाँ पर हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे गोविंद नारायण मिश्र हो गए, जगन्नाथ प्रसाद हो गए, चतुर्वेदी हो गए, पद्मश्री हो गए, गणेश शंकर हो गए, विद्यार्थी हो गए, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी हो गए, इनका नाम है भाई गणेश शंकर विद्यार्थी। मन्नन द्विवेदी हो गए, ठीक है। इन युग के यानी कि द्विवेदी युग के ये लेखक थे जिन्होंने हिंदी युग का जो है स्वरूप को आगे बढ़ाने का, प्रचंड अवस्था में आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। और द्विवेदी युग जो है आपका बोल सकते हो कि गद्य व्यवस्था में लिखा गया और सरल भाषा और आम चाल के बोलचाल की भाषा का युग माना जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है शुक्ल युग। शुक्ल युग जो है 1920 से लेके 1940 तक जो है यहाँ पर शुक्ल युग को देखा जाता है। शुक्ल युग जो है छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो छायावादी आपका 1920 से 1936 के दौरान माना जाता है, ठीक है। तो इस द्विवेदी युग के बाद जो है रामचंद्र शुक्ल जो है यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाते हुए सक्षम व्यवस्था के रूप में अपना तर्क संगत अपने विचार के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के दिलों में राज करने की स्थिति को देखने को मिला है। और रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल व्यवस्था के माध्यम से, उनके दृष्टिकोण के माध्यम से राजनीतिक तथा सामाजिक और बोल सकते हो कि भाषागत व्यवस्था और छंदगत व्यवस्था के माध्यम से इन्होंने हिंदी निबंध को आगे बढ़ाने का कार्य किया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शुक्लोत्तर निबंध। शुक्लोत्तर निबंध जो है शुक्ल युग के समाप्त होते हुए स्वरूप है, ठीक है। यानी कि जब शुक्ल युग समाप्त हो रहा था तो उसका स्वरूप माना जाता है। यहाँ पे आपका बोल सकते हो अशोक का फूल यानी कि 1948 में यह प्रकाशित किया गया था। उसके बाद कल्प लता का जो है यहाँ पर 1951 में प्रकाशित हुआ था। विचार प्रवाह का जो है 1957 में प्रकाश हुआ था। तो ये जो है आपके बोल सकते हो कि कुछ ऐसे ऐसे निबंध है जिनके माध्यम से हमारे भारतीय व्यवस्था में हिंदी निबंध का स्वरूप है धीरे धीरे विकसित होता हुआ नजर आ रहा था। क्लियर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, का महत्व प्रतिपादित कीजिए। यानी कि हिंदी आलोचना, आलोचना यानी कि मतलब डिबेटर के रूप में। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ना, हिंदी के आलोचक माने जाते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदी आलोचना का जो बोल सकते हो कि या फिर आलोचक के स्तंभ माने गए हैं। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो है द्विवेदी युग के एक विस्तृत और बोल सकते हो कि द्विवेदी युग के एक ऐसे समर्थ लेखक के रूप में जाने गए जिनमें आपके गुण, दोष, विवेचन, रस, अलंकार इत्यादि सभी का समावेश हमारे इन व्यवस्थाओं के रूप में देखने को मिला, ठीक है। इसके साथ साथ मानसिक अवस्था के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर समालोचना की व्यवस्था देखने को मिली। और स्वैच्छिक अवस्था के रूप में देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक स्वरूप देखने को मिला, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने लेखन क्रिया के माध्यम से दोष और गुणों का दोनों का समावेश लेकर चला करते थे। वो अपने लेखन में रस और अलंकारों का स्वरूप लेके चला करते थे, जिसके माध्यम से लेखन क्रिया में एक बोल सकते हो कि जीवत अवस्था में बोल सकते हो कि जीवन व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता था, या फिर एक रचना देखने को मिलती थी जो कि वह रचना सभी लोगों के रूप में प्राचीनता व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता था, ठीक है। नीति व्यवस्था मर्यादावादी और बोल सकते हो रसावादी इत्यादि इन सभी के रूप में जो है इन्होंने अपनी रचना की। इसके साथ साथ इनका आलोचनात्मक के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने भारतीय आलोचना परंपरा के रूप में सबसे ज्यादा जो नाम लिया जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है विशिष्ट स्थान और महत्व वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने लेखन क्रिया के माध्यम से
अपने रचनाओं के माध्यम से जो है समाज के जो क्रूरता, समाज के जो बुराइयां थी, समाज के जो बोल सकते हो अन्याय थे, उन पर अपना बोल सकते हो कि प्रचंड अवस्था में घात किया, या फिर बोल सकते हो कि रचना के माध्यम से उन पर प्रहार किया। ठीक है। अब इसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो नाम लिया जाता है, आलोचना के रूप में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अन्याय तथा समाज में चल रहे क्रूरता के रूप में जो है उसको रोकने और उसको खत्म करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। और इसके साथ साथ यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है बोल सकते हो अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी इन्होंने प्रखंड अवस्था में आलोचना करते हुए अपने लेखन क्रिया को आगे बढ़ाया। ठीक है। आचार्य रामचंद्र के साथ साथ हिंदी आलोचना का समर्थन इनको इसीलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल और बोल सकते हो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और गुलाब राय और बोल सकते हो लक्ष्मी नारायण सुधांशु के उल्लेख्य अवस्था में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समर्थन इन लोगों का मिला था। ठीक है। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो रचनाएं करते थे ना, इन लोगों को काफी प्रेरणा मिलता था कि इस तरीके की जो है रचनाएं होनी चाहिए। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इतिहास के पन्ने में एक ऐसे लेखक के रूप में जाने गए जो महाकाव्य और बोल सकते हो कि अपने काव्य धारा के माध्यम से और अपने बोल सकते हो रचनाओं के माध्यम से लोगों में रीति व्यवस्था को समाप्त करना और बोल सकते हो कूटनीति को समाप्त करना और बोल सकते हो रणनीति को समाप्त करना और एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो कि सभी के हित के लिए हो और सभी के लिए समान और बोल सकते हो आदर्श समाज के रूप में जाने गए हों। ठीक है। इसी व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे अपने रचनाओं के माध्यम से सदा ही यानी कि सदैव उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज पर तीखा व्यंग किया, राजनेताओं पर तीखा व्यंग किया है और अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सभ्यता पर भी तीखा व्यंग किया है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सर्वोपरि आलोचनात्मक के रूप में जाने जाते हैं, या फिर भारत में आलोचना लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि अब कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आधुनिक काल में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ? यानी कि देखो राष्ट्रवाद, पहले तो समझो कि भाई राष्ट्रवाद क्या होता है। भाई हमारे देश के लिए, देश के बारे में सोचना ही राष्ट्रवाद है, यानी कि हमारे देश के हित के बारे में सोचना ही राष्ट्रीय है। ठीक है। तो देखो आधुनिक काल यानी कि आधुनिक काल कब माना जाता है भाई? आपका 1857 से माना जाता है। 1857 यानी कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था, उसके बाद से ही आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है। तो देखो भाई 1857 के आसपास जो काल रहा है वो आपका आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि इस काल में प्रचंड अवस्था में एक चीज तो कंठस्थ है कि यहाँ पर राष्ट्र के प्रति प्रेरणा को लेके आया गया। ठीक है। भारत में अंग्रेजी सभ्यता को समाप्त करते हुए 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन छेड़ा, जिसके कारण जो है इंग्लैंड और बोल सकते हो रानी विक्टोरिया और अंग्रेजी और ब्रिटेन सभ्यता जो है तसल मसल हिल चुका था। इस अवस्था में जो है अंग्रेजी व्यवस्था ये समझ चुका था कि धीरे धीरे अब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, और इसी व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सभ्यता हमारी राष्ट्रवाद के उदय को रोकना चाहता था। और हमारे देश में जो भी अलग अलग नेता और अलग अलग कवि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रवाद को फैला रहे थे, उन पर सख्त कार्यवाही की जा रही थी। ठीक है। प्रिंटिंग माध्यम को समाप्त किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंटिंग माध्यम से जिस तरीके से लेखक या फिर कवि जो है समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में बोल सकते हो कि अपने देश के प्रति प्रेम को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए प्रिंटिंग माध्यम को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है। भाई सबसे पहली बात यह है कि आधुनिक काल में राष्ट्रवाद का उदय का सबसे बड़ा श्रेय जानते हो क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि भाई 1857 में जो कारतूसों में जो आपके बोल सकते हो कि कारतूसों में जो सुअर और गाय की मांस को यूज किया गया था, जिसके कारण भाई बोल सकते हो कि पंडितों के धर्म और बोल सकते हो हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति जो है गाय को गौ माता के रूप में या फिर माँ के रूप में सम्मान पूर्वक आदर्श के रूप में लिया जाता है, जिसके मांस को खाना बोल सकते हो कि सर्वोपरि सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तो इसी स्थिति में ये आपका बोल सकते हो कि अंग्रेजों की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने कारतूसों को थोड़ा
थोड़ा कम खपत या फिर पैसे लगने के कारण जो है वो गाय और सूअर के मांस को मिलाकर कारतूसों में यूज करने लगे, जिसके कारण ये सब पता चलते ही हमारे भारतीय समाज में अपनी संस्कृति के कारण ही जो है बोल सकते हो तख्ता पलट करने के लिए हमारे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। ठीक है। और इसके साथ साथ राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण क्या था, हमारी परंपराओं का विलुप्त होना। भाई अंग्रेजी सभ्यता क्या कर रहा था, भाई हमारी परंपराओं का विलुप्त करने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण क्या है धीरे धीरे लोग सचेत होने लगे, धीरे धीरे लोग सक्षम होने लगे और हमारे हमारी परंपराओं का स्वरूप और उसकी महत्वता को समझने लगे या फिर उसकी पहचान को समझने लगे। लोगों को बखूबी अब ज्ञान हो चुका था कि अगर हमारी परंपराओं का अगर हम जिस तरीके से अगर इस तरीके से अगर नाश ना होते हुए रोके, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि अपने देश के प्रति और बोल सकते हो कि देश के प्रति जो हमारा समर्पण है उसको स्थापित करने का प्रयास करना होगा। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इन लोगों का जिस तरीके से क्षेत्रों में उदय हुआ है उन उदयों का समाप्त करना पड़ेगा। और यहाँ पर 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि धीरे धीरे हमें अपने राष्ट्र के लिए लड़ना होगा, राष्ट्रीय हित के लिए लड़ना होगा। इसी व्यवस्था के रूप में अलग अलग लेखकों ने जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और उसका बदरुद्दीन आपके बोल सकते हैं जी, और उसके बाद डब्लू, उसके बाद सी बनर्जी, उसके बाद रमेश चंद्र दत्त इत्यादि जो है राष्ट्रवादियों यानी इन्होंने राष्ट्रीयवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इन लोगों के द्वारा जो है अपने राष्ट्र और हित के लिए बोल सकते हो कि लड़ने का प्रयास या फिर हमारे बोल सकते हैं कि हमारे राष्ट्र को एक पहचान देने के लिए और हमारे राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए इनका महत्वपूर्ण श्रेय देखने को मिलता है। इन लोगों के द्वारा ही हमारे कांग्रेस व्यवस्थाओं का समर्थन करते हुए हमारे राष्ट्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया और इसका नेतृत्व किया गया। नेताओं को साफ साफ शब्दों में बताने का प्रयास किया गया। नेताओं को साफ साफ एक नेताओं को साफ-साफ बताने का प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि इन नेताओं के द्वारा जो स्थापना किया गया था, जो गतिविधियाँ अपनाई गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, उन मामलों में जो है धार्मिक व्यवस्था, राष्ट्रीयवाद व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान नाम का जो नारा दिया गया, उस नारा से हमारा जो है राष्ट्रवाद की एकता को खंडन होते हुए रोक दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद इन लोगों के द्वारा जो आपके बोल सकते हो ये एक पंक्ति भी लिखा गया, चाहो जो साचो निज कल्याण तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान हिंद हिंद हिंदुस्तान। ठीक है। तो इस तरीके के नारा दिया गया जिसके माध्यम से इन नारा के माध्यम से हम अपने राष्ट्र को बढ़ावा या फिर राष्ट्र के प्रति प्रेम का उत्सर्जन हम बखूबी अपने समाज में देख सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने समय के साहित्य का किस प्रकार दिशा निर्देशन किया? उस काल का द्विवेदी युग का क्या कहा गया था? यानी कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ना, उनके काल में उन्होंने किस तरीके से अपना योगदान दिया जिसके कारण ही उनके नाम से ही द्विवेदी काल पड़ा। तो देखो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखो 20वीं शताब्दी में यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रथम के दशक यानी कि 10 साल यानी कि प्रथम के दशक, दो दशक की बात कर लीजिए तो दो दशक का मतलब होता है कि 20 साल, यानी कि दशक का मतलब होता है 10 साल। ठीक है। और दो दशक का मतलब होता है 20 साल। तो देखो महावीर प्रसाद जो द्विवेदी है वो द्विवेदी काल जैसे आपको मैंने कल बता ही दिया था कि 1900 से लेके 1900 तक 1920 तक रहता है ये काल। ठीक है। तो आपका ये स्वरूप देखने को मिला जिसमें इन्होंने अलग अलग रचनाओं के माध्यम से अपने रचनाओं का समर्पण अपने भाषा तथा सरलता पूर्वक लोगों के जीवन में एक बोल सकते हैं कि सूझबूझ और सुरक्षाजनक और इच्छाजनक और तथा हम बात करते हैं कि एक देश के प्रति प्रेम सम्मान का आदर व्यवस्थाओं का स्वरूप अपनाया। अगर
कार्तिक प्रसाद के रूप में देखा जाए, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास, उसके बाद जगन्नाथ दास हो गया, रत्नाकार हो गया, ठीक है, और किशोरी लाल गोस्वामी हो गए। तो इन लेखकों के रूप में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी आज स्वयं से ही अपने आप में अब तक जो है 1901 एक से लेके केवल यहाँ पे श्याम सुंदर दास के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं जो देखने को मिलती थी वो सरलता पूर्वक, और तथा जैसे कि मैं ऊपर भी बता चुका हूं कि 1920 के बीच में जो उन्होंने अपना समर्पण 1920 तक जो दिया था वो आपके खड़ी बोली और लोगों के आमचाल के बोलचाल की भाषा थी, जिसके कारण लोगों में काफी हद तक इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया गया। ठीक है, उसके साथ साथ इसे सुधारने का प्रयास भी किया गया। सरस्वती पत्रिका की बात की जाए तो इन्होंने अब इस माध्यम से अपने जीवन और अपने जीवन में लेखन क्रिया के माध्यम से है जो शब्दकोश के भंडार थे, इन्होंने समाज को सुधारने तथा समाज में अपना विकास करने और अलग अलग संप्रदाय को समाप्त करने का महत्वपूर्ण श्रेय अपने ऊपर ले लिया था। ठीक है, अब प्रयत्न किया गया कि मनुष्य जो है वो बिंदु के समान है, और यहाँ पर प्रयत्न जो है जल अंतर आवास के रूप में देखा गया। इन्होंने सजीव अवस्था और निर्जीव अवस्था दोनों का समर्पण या फिर दोनों की भूमिका हमारे जीवन में तर्क संगत रखने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनके साथ साथ अलग अलग, जैसे कि बोल सकते हो सिया राम शरण गुप्त हो गया, और उसके बाद रूपाल नारायण हो गया पांडे, ठीक है, मुकुटधर पांडे हो गए, लक्ष्मीधार वाजपेयी हो गए, गोपाल शरण सिंह हो गए, इत्यादि लेखकों का मिश्रण और सहयोग इनको मिला। तृतीय अवस्था की बात की जाए तो आपके बोल सकते हो गिरधर शर्मा हो गए, गया हो गया, प्रसाद हो गए, और उसके बाद राम नरेश हो गए, बद्रीनाथ भट्ट हो गए, प्रसाद पंत हो गए, निराला हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और उसके बाद सुमित्रानंद पंत, ठीक है, पंत का मतलब होता है सुमित्रानंद पंत, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मतलब होता है निराला, और पंत का मतलब होता है सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो इन लेखकों का स्वरूप जो है महावीर प्रसाद के लेखन क्रिया में महत्वपूर्ण देखने को मिला, जिसके तहत इन लेखकों ने महावीर प्रसाद को एक बोल सकते हो ऐसे लेखन क्रिया के माध्यम से जाने गए जिन्होंने देश के प्रति समर्पण तथा साहित्य के प्रति अपना योगदान रखते हुए साहित्य में एक रचना करना, और बोल सकते हो रचना के साथ साथ एक प्रगति या फिर विकास करना इनके द्वारा किया गया था। इसीलिए महावीर प्रसाद के नाम से ही द्विवेदी काल का नाम पड़ता है। क्लियर हो गया? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर छायावाद कविता, छायावाद और नई कविता के विकास विक्रम अनिवार्य कड़ी है, कैसी? स्पष्ट कीजिए। यानी कि उत्तर छायावाद, यानी कि उत्तर छायावाद का मतलब है छायावाद युग से पहले, यानी कि भारतीय नवजागरण आंदोलन की बात की जाए, नवजागरण यानी कि भारत की संस्कृतियों को लोगों के प्रति अंदर जगाना, भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं का, रूढ़िवादी सोच व्यवस्थाओं का समाप्त करना। ठीक है, उत्तर व्यवस्थाओं के रूप में छायावाद कविता का स्वरूप देखने को मिला, और छायावाद में व्यक्ति के अद्भुत और बोल सकते हो समर्पण और तथा वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से वास्तविकता को दर्शाने का प्रयास किया गया था। क्योंकि जो छायावाद युग रहा है ना, वो हमारे भारतीय समाज में एक बोल सकते हो कि मोड़दार युग रहा है, जिसमें अलग अलग परिवर्तन हुए हैं। तो उत्तर छायावाद की यथार्थ व्यवस्थाओं को बढ़ाया देता है, जैसे कि यथार्थ को बढ़ता दबाव, यानी कि छायावाद कविता के आरंभ में जो तनाव या फिर जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसके माध्यम से यहाँ पर आदर्शतः आदर्श व्यवस्थाओं का स्थापना करने का प्रयास छायावाद के लेखकों के द्वारा किया गया था। क्यों? क्योंकि छायावाद का अगर मैं टाइम पीरियड बता दूं तो 1920 से लेके 1936 माना जाता है। ठीक है, तो भाई इन लेखकों के द्वारा अपने देश का समर्पण और अपने देश के बोल सकते हो कि महत्वता को दिखाने का प्रयास किया गया था। तो कुछ पंक्तियां कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्णित की गई है, कितना अकेला आज मैं,
संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला मैं। ठीक है, तो ये एक बचपन का एक स्वरूप बताया जा रहा है कि हमारा जो जीवन है, हम अपने जीवन में कितने अकेले हैं। ठीक है, हर संघर्षों में टूटा हुआ, दुर्भाग्य मेरा ऐसा कि मुझे सबसे लूटा हुआ, परिवार में मैं सबसे छूटा हुआ, मैं कितना अकेला आज मैं। ठीक है, तो ये पंक्तियां कुछ इस तरीके से बता रही है कि बचपन में किस तरीके से एक छोटा सा बोल सकते तो बचपन में बच्चा जन्म लेता है तो वो कितना अकेला फील करता है। ठीक है, लेकिन ये हकीकत है कि मनुष्य जो जीवन में है वो हमेशा से अकेला ही रहा है और अकेला ही संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा उत्तर छायावाद में अलग पॉइंट आ जाता है, संघर्ष की अभिव्यक्ति। यानी कि देखो, संघर्ष की अभिव्यक्ति इसलिए किया गया क्योंकि इस काल में जो है अंग्रेजी खिलाफ हमें कर दिए, हमने अंग्रेजों को खिलाफ कर दिया, या फिर अंग्रेजों के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ दिया। हे बलि वेदी, अब देखो यहाँ पे पंक्ति क्या बोल रहा है, पंक्ति पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, पंक्ति बहुत सुरीला है, पंक्ति पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। हे बलि वेदी, रखे सजवती मांग की ईंधन क्षण क्षण में, आओ युवक लगा दो तो तुम अपने यौवन के ईंधन, भस्मासात के जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की, अरे सुलगने दो बलिवेदी चढ़ने दो बलि जीवन की। यानी कि देखो क्या बोल रहा है, देखो बलि चढ़ने दो यानी कि जीवन को मरने दो, लेकिन अब हम क्या करना है भाई, सुलगने दो आग, लोगों के मन में सुलगने दो, यानी कि अपने देश के प्रति भाई समर्पण के प्रति जो है बेशक बलि चढ़ जाए, अपने जीवन के ईंधन को हम खत्म करेंगे और अपने जो है हम ताकत को यूज करते हुए अपने देश को बचाने का काम करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये संघर्ष का अभिव्यक्ति था। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा अगला इसमें सब हेडिंग है, हृदय और बुद्धि में बोल सकते हो इंद्रवद, यानी कि अब देखो हृदय के रूप में जो हमारे हृदय में हमारे प्रेम को उजागर किया गया और बुद्धि में ये दृष्टिकोण खोला गया कि भाई फूट डालो और राज करो वाली नीति हमारे मन में अंग्रेजों ने खिला डाला था, उसे खत्म करना है। तो देखो यहाँ पे पंक्ति कुछ इस तरीके से कह रहा है, ज्ञान की आराधना दिन का शयन है, कलेश से निस्तार केवल कर्म से है, दर्शनों से सिद्धियां किसको मिली है, जीवन का उद्धार केवल धर्म से है। वाह, मतलब कितना सुरीला पंक्ति है ना। ठीक है, पंक्तियों को पढ़ने से ना मतलब हम लाइक डेट की सब चीज क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद आगे लिख रहा है, लिख सको तो उंगलियों से खोलकर एक छोटा सा काव्य भूतल पर लिखो, बुद्धि के बल पर जिसे पहले लिखा था आज उसके बाहु पे बल लिखो। वाह वाह, मतलब कितना प्यारा पंक्ति बता रहा है ना, कि देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें अपने बुद्धि का जो है इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में अपने हर संघर्षों को पूर्ण करना है, और ज्ञान का आराधना दिन का शयन, कलेश का निस्तार केवल कर्म से है, यानी कि अपने कर्म से करो कि अपने देश को आजाद करने का प्रयास करो। ठीक है, ये था। अब उसके बाद अगला है, सहज सरल मनुष्य। सहज सरल मनुष्य जो है उत्तर छायावाद के काव्य के रूप में जाना गया। इसमें क्या है, हृदय की रूपांतर अवस्था में छल और कपट को लोग जो नहीं मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति कुछ इस तरीके से कर रहा है, रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती है और शोणित अब अनुभव करता है। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है, पापी की गैल पर, यानी कि पाप ही गैल पर चलते हुए पांव मेरे हंस रहे हैं उन पंगों पर जो बंधे आज घर मेरे। ठीक है, तो इस तरीके से पंक्ति बता रहा है। क्लियर है सभी को? अब उसके बाद अगला हमारा आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार भिन्न था?
पहले बात है प्रगतिवादी। देखो प्रगतिवादी आंदोलन जो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिला, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि 1930 में जो हमारा आंदोलन छिड़ा वो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर छिड़ा, जिसके अंतर्गत हम अपने देशों की आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए और ज़्यादा संघर्ष करने लगे, ठीक है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां की बात की जाए तो 1917 में जो है रूस में कामयाब बोल सकते हो कि बोल्शेविक क्रांति का स्थिति देखने को मिला, जो विश्व में एक नए युग का निर्माण करने का कारण बना, ठीक है। दुनिया भर में समाजवादी चरण को धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगा, पूंजीवादी का पतन होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी का देशों में अर्थव्यवस्था को खत्म करने का प्रयास जो था रूस करने लगा। अब इसके बाद साथ साथ देखने को मिला कि साम्राज्यवाद की स्थापना इन दोनों के बीच होने लगी, किसानों और जमींदारों के बीच संघर्ष होने लगे, पूंजीवादी व्यवस्थाओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है टकराव होने लगा, औपनिवेशिक कंपनियों का बोल सकते हो कि स्थापना होने लगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो है औपनिवेशिक कंपनियों को बढ़ावा दिया जाने लगा। इटली और जर्मनी, जापान इत्यादि देशों में जो है संघर्ष की भावना या फिर उमड़ गई थी, ठीक है। फाशीवादी व्यवस्था का उदय भी देखने को मिला कि इसी टाइम पीरियड में हुआ। फाशीवादी जो कि बोल सकते हो महानतम हिटलर के रूप में, हिटलर के द्वारा जो है नाजीवादी और फाशीवादी का उदय देखने को मिला, हिटलरी व्यवस्थाओं का भी स्थिति देखने को मिला, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है आपका स्थितियों का स्वरूप देखने को मिला, और यहाँ पे भी आपका देखने को मिला कि हिटलर का पतन होने के बाद जर्मनी पर बोल सकते हो कि परमाणु बम और हिरोशिमा के नागासाकी क्षेत्रों में परमाणु बम गिराने का प्रयास किया गया और वहां पे छोड़ दिया गया, जिसके तहत आज भी देखा जाए तो परमाणु गिरने के कारण जो है आज भी उसका दुष्प्रभाव हम अपने क्षेत्रों पे या फिर हिरोशिमा और नागासाकी क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय परिस्थितियां। राष्ट्रीय परिस्थितियां की बात कर लेते हैं तो हमारे क्षेत्र का स्वरूप देखने को मिलता है। तो भाई राष्ट्रीय परिस्थितियां में आपका देखने को मिला कि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम जो है स्थिति है वो उमड़ कर सामने आई, और 1885 में जो है आपका कांग्रेस की स्थापना होने के बाद धीरे धीरे हमारा जो है देश के प्रति लुभावना या फिर देश के प्रति सम्मान और प्रेम की स्थापना होने लगा। धीरे धीरे अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी व्यवस्था है 1930 के दशक में जो है कांग्रेस का सुधारवादी नेतृत्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। 1955 में, सॉरी 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद 20वीं शताब्दी में जो है हमारे देश में भी यह अपने देश के प्रति और अपने देश को आजाद कराने का प्रयास किया गया। सुभाष सुभाष चंद्र बोस जैसे और वामपंथी नेताओं जैसे जो है उन नेताओं का वर्चस्व हमारे इन देशों में होने लगा, और इसके साथ साथ 1935 से लेकर 1936 तक भारतीय व्यवस्था में जो है अनेकों परिवर्तन होने लगे। अब इन अनेकों परिवर्तन के कारण जो है भारत का एक अस्तित्व जो है मुस्लिम और बोल सकते हो मुसलमान और हिंदू लीगों का स्वरूप देखने को मिला, और इसके कारण जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा है मुस्लिम लीग का मांग करते हुए हिंदुस्तान से अपने आप को पाकिस्तान को अलग करने का प्रयास किया गया। तो ये था आपका राष्ट्रीय परिस्थितियां। क्लियर है? इसके साथ साथ ये आपका जो कोड है BHDC 102 का जो है इम्पोर्टेंट सेशन जो है कंप्लीट होता है। इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए, और बाकी जो है प्रीवियस जो सेशन के जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर पर्टिकुलर अपने सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।